नमस्कार दोस्तों, डीएम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं दिलीप सैनी एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था प्रकाश और प्रकाश के ऊपर हमने कुछ बातें की थी। आज अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो कल हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में कि उत्तल और अवतल दर्पण से वस्तु अगर अलग-अलग जगह पर हो, यानी बिंब अलग-अलग जगह पर हो, तो उनके प्रतिबिंब कहाँ पे बनते हैं। आज अपने उससे आगे चलते हैं। तो पहले अपने देखते हैं, पहला पॉइंट अपना लेते हैं, कार्तीय चिन्ह है परिपाटी। कार्तीय चिन्ह है परिपाटी। कार्तीय चिन्ह है परिपाटी में अपने चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे कि किस साइड चिन्ह जो है वो पॉजिटिव रखा जाएगा और किस साइड चिन्ह को नेगेटिव रखा जाएगा। तो इसके बारे में आज अपने चर्चा करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर शॉर्ट में अगर आप समझना चाहो तो आपको इसको एक ग्राफ की तरह समझना है। हम जानते हैं ग्राफ में ऊपर वाला पॉइंट कैसा होता है पॉजिटिव और नीचे की तरफ कैसे होते हैं नेगेटिव। अपने राइट हैंड साइड में देखते हैं पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है नेगेटिव। अब आपको ये ध्यान देना है, अगर वस्तु आपने लेफ्ट साइड में रखी है, ये अपना बिंब है, आपको ध्यान रखना है हमेशा वस्तु को किस साइड रखना है, लेफ्ट साइड में। अगर वस्तु लेफ्ट साइड में है तो उस कंडीशन में अपने ये देखेंगे जो ग्राफ के जो चिन्ह है वही अपने चिन्ह परिपाटी में काम में आ जाएंगे। जैसे मान लेता हूं यहाँ पर अपना दर्पण है, तो उस कंडीशन में इस दर्पण के लेफ्ट साइड वाले तो कैसे हो गए नेगेटिव होंगे, राइट साइड वाले पॉजिटिव। ये अपनी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव होते हैं। ये अपना रूल बन जाता है, लेकिन रियल में ऐसा रूल नहीं है। हाँ, ऊपर और नीचे वाले तो हैं, लेफ्ट और राइट वाले नहीं है। मतलब हमेशा ही लेफ्ट वाला नेगेटिव और राइट वाला पॉजिटिव नहीं होता है। इसका नियम यह होता है कि अपने को मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं, मूल बिंदु या ध्रुव जो होता है उससे दूरी मापते हैं। अब अगर आपतित किरण इस साइड है, आपतित किरण की दिशा ये है, अपने दूरी माप रहे हैं, अगर बिंब अपना इधर बन रहा है तो ये अपने प्रतिबिंब की दूरी आ गई, तो दूरी इस साइड है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में है तब नेगेटिव होता है और आपतित किरण की दिशा में ही हो तब पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ पहले चिन्ह लिख देता हूँ आपको इसके नियम। तो इसका पहला नियम ये होता है, दूरियां सदैव किससे मापी जाती है, दूरियां सदैव ध्रुव यानी मूल बिंदु जिसको अपने कह सकते हैं से मापी जाती है। ये पहला पॉइंट अपना हो जाता है। दूसरा, ऊपर और नीचे के लिए अपने ये देखते हैं कि मुख्य एक्स एक्स के ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, वह नीचे की ओर नेगेटिव चिन्ह लिया जाता है, चिन्ह लेते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, ये दोनों तो नियम हमेशा ही रहेंगे। अब बात करते हैं लेफ्ट और राइट वाले की। तो लेफ्ट और राइट वाले में ये ध्यान रखना है, अगर आपतित किरण की दिशा में हो, यानी जिस साइड से किरण आ रही है उसी साइड से अपनी दूरी चल रही है, जैसे आपतित किरण की दिशा में हो तब तो अपना साइन आता है पॉजिटिव, और अगर आपतित किरण की विपरीत दिशा में हो तब अपना क्या आता है नेगेटिव साइन आता है। जैसे कि मैं ये देखता हूं कि एक मैं चिन्ह इस टाइप से ले लेता हूँ, एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं एफ, यहाँ है सी, यहाँ पर अनंत है। कोई वस्तु अपनी अनंत और सी एफ के बीच में है, तो इसका मैं पहले किरण आरेख बना देता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो किससे जाएगी अपने अफ से, और जो अफ से होके आ रही है वो क्या हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर अपना बन जाता है, ये अपना ए बी है और ये अपना क्या हो जाएगा ए डेस बी डेस। ठीक है। अब इसमें अपने ये देखते हैं, ये अपना एफ है, ये अपना पी है। पी और एफ के बीच की दूरी अपनी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, स्मॉल एफ। ठीक है। अब स्मॉल एफ देखना है अपने को, फोकस दूरी कहाँ पर है, तो इस साइड से मापेंगे, इससे अपने इधर चल रहे हैं। आपतित किरण की दिशा ये है, मैं लिख देता हूं आपतित किरण, आपतित किरण की दिशा इस साइड है अपनी। अब पहले अपने एफ की दिशा देखनी है, फोकस दूरी। तो हमने पहला पॉइंट क्या काम में लिया है, दूरियां सदैव किससे मापी जाएगी, ध्रुव से, यानी पी से अपने को स्टार्ट करना है। तो पी से अगर मैं एफ की तरफ आता हूं तो मैं इस साइड चल रहा हूं, मतलब इस तरफ चल रहा हूं, तो इसके विपरीत दिशा में यानी साइन कैसा आएगा मेरा नेगेटिव, यानी फोकस दूरी किसमें होगी मेरी माइनस में। इसी तरीके से ये होती है बिंब की दूरी। बिंब की दूरी को अपने u से लिखते हैं, u यानी बिंब की दूरी, यानी इस वस्तु की अपने दर्पण से दूरी। ठीक है।
तो इसको अगर मापना है तो मुझे P से लेकर के कहां से कहां तक दूरी होगी, ये मेरी B तक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो यहाँ भी लिख देता हूँ। ये अपनी होती है PF, यानी P से F की तरफ चल रहे हैं तो इस साइड आई। दूसरा P से कहां तक आना है अपने को, B तक आना है, तो ये भी दिशा इस साइड हो गई। आपतित किरण की दिशा इस तरफ है और अपने यूं चल रहे हैं, मतलब विपरीत चल रहे हैं, तो ये भी कैसा आएगा अपना, नेगेटिव। इसी तरीके से V देखते हैं। V होता है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। प्रतिबिंब अपना यहाँ बन रहा है, तो P से लेके कहां तक हो जाएगा, B डैश तक। तो P से इधर आ रहे हैं, आपतित किरण की दिशा उस साइड है, तो ये भी कैसा हो जाएगा अपना, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस टाइप से अपने जो है लेफ्ट और राइट वाले को अपने देख सकते हैं। आपतित किरण की दिशा में हो तब तो पॉजिटिव, और उसके विपरीत दिशा में हो तब अपने को क्या लेना होता है, नेगेटिव लेना होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपने इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि अपने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, जो आंकिक क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो अदा करते हैं, क्योंकि इन एक प्लस माइनस की वजह से अपना आंसर जो वो गलत हो सकता है। तो ये अपने को चिन्ह नियम ध्यान रखने हैं। और अगर जैसे मैंने इसमें, ये मेरा दर्पण था, मैंने वस्तु को लेफ्ट साइड में रखा है, लेफ्ट साइड में रखा तो मेरे जो नियम थे, जो ग्राफ में नियम होते हैं, यानी इस लेंस से इस साइड वाला पॉजिटिव और उधर वाला, सॉरी इस साइड वाला नेगेटिव, उस साइड वाला पॉजिटिव होता है। इसमें सभी इधर ही थे, इसलिए सारे नेगेटिव हो गए। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ही हो, इतने इस टाइप से यूं रख देता हूं मैं। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं मैं। चलो पहले इसमें एच की बात और देख लेते हैं। ये है बिंब की ऊंचाई, ये एच, और ये लिख देता हूँ एच डेस है। तो आपको ये लिखना है, एच तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर है, और एच डेस कैसा होगा, नेगेटिव, माइनस में, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है। ये दूसरा नियम है, मुख्य अक्ष के ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। एच क्या चीज है, बिंब की ऊंचाई, और एच डेस क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब नेक्स्ट अपने एक और लेते हैं। जैसे मैं बना लेता हूँ आपके एक और, इस बार मैं यूं बना रहा हूँ डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर एफ है, यहाँ सी है, यहाँ अनंत है। वस्तु जो है अपनी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रखी हुई है। अब मुख्य अक्ष के जो समांतर आ रही है वो किससे जाएगी, एफ से, और जो एफ से होते हुए आ रही है वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर अपने हो जाती है। तो इसका प्रतिबिंब अपने कहाँ बनता है, सी से उस साइड। ये लिख देता हूं मैं ए बी, ये अपना एफ है, ये पी है। वापस से वही चीजें, सबसे पहले अपने इसकी ऊंचाई कितनी है, एच, और ये अपना ए डेस बी डेस। तो एच जो है वो मुख्य अक्ष के ऊपर है, ऊपर है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। एच डेस ये अपने बिंब, जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी है या उसकी ऊंचाई है। ये मुख्य अक्ष के नीचे है तो इसको कैसा साइन लेना है अपने को, नेगेटिव। फिर अपने ये देखते हैं कि आपतित किरण की दिशा किस साइड है। ठीक है ना, तो आपतित किरण यानी आने वाली किरण देखो इस साइड से आ रही है। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं, आपतित किरण की दिशा मेरी किस साइड है, इस बार यूं है, यानी राइट से लेफ्ट की ओर आ रही है। अब वापस वही चीजें, मुझे एफ देखना है, फोकस दूरी यानी पी से लेके एफ तक की दूरी, तो पी से स्टार्ट करना है, एफ तक चलना है। तो इस बार मैं इस साइड चल रहा हूं, तो ये कैसी होगी मेरी, नेगेटिव। इसी तरीके से यू है, वो पी से लेके कहां तक की दूरी हो गई है, बी तक की दूरी, तो ये भी कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि इसमें भी इधर चल रहे हैं, इसमें भी इधर चल रहे हैं। इसी टाइप से वी है, पी से बी डेस तक की दूरी, ये भी नेगेटिव, क्योंकि इसमें भी इस साइड चल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपतित किरण की दिशा में चलते हैं तब तो पॉजिटिव, विपरीत दिशा में चलते हैं तो नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। और चलना स्टार्ट कहां से करना है, सदैव ध्रुव से करना है, ध्रुव से शुरू करके अपने को चलना है। ये नहीं कि फोकस दूरी में अपने यहाँ से इस साइड आ गए। स्टार्टिंग कहां से करनी है, पी से, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना हो जाता है चिन्ह परिपाटी नियम, जिनका उपयोग अपने आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। उसके बाद अपने बात करते हैं एक दर्पण सूत्र। नेक्स्ट अपना पॉइंट कौन सा आता है, अपना दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, या जिसको अपने बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो मिरर फॉर्मूला में क्या होता है कि अपने तीन चीजें अपने पढ़ रहे हैं, एफ, यू और वी। एफ क्या चीज है, एफ अपनी है फोकस दूरी, यू अपनी है बिंब की दूरी, यानी वस्तु की जो अपने दर्पण से दूरी होती है,
v होती है प्रतिबिंब की दूरी, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण से कितनी दूर है, वो क्या होता है अपने प्रतिबिंब की दूरी। तो इन तीनों में संबंध बताने हेतु एक फॉर्मूला अपने काम में आता है, या फॉर्मूले को अपने काम में लेते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। ये किस किस में संबंध बताता है, एफ, यू और वी में संबंध बताता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आगे अपने पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला या लेंस सूत्र। लेंस सूत्र ये अपना होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले दिखने में एक जैसे हैं, बस यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। और ये प्लस माइनस ये अपने को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करते हैं कि किस में प्लस आएगा और किस में माइनस आएगा। अपने इतना ध्यान रह जाता है कि एक दर्पण सूत्र है, एक लेंस सूत्र है, लेकिन ये प्लस माइनस अपने को कंफ्यूज बार बार करेगा कि किस में प्लस आता है और किस में माइनस आता है। तो ये अपने को कंफ्यूज नहीं करे, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, लेंस। लेंस को लेंस ना पढ़कर आप क्या समझना है, इसको लेस समझना। लेस, मैंने ये पॉइंट हटाया, लेंस की जगह क्या लिखा है, लेस। लेस करने का मतलब क्या होता है, घटाना, माइनस करना। ठीक है, तो उससे आपको क्या ध्यान रखना है, लेंस, लेंस यानी लेस, लेस करना यानी घटाना, घटाना यानी कौन सा साइन आएगा इसमें, माइनस आएगा। तो इसमें माइनस है और दर्पण में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इस तरीके से अपने इन दोनों को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, वापस से देखना, एक में प्लस है एक में माइनस है, माइनस किस में होगा, माइनस होगा लेंस वाले में, क्योंकि लेंस को अपने लेस पढ़ेंगे, लेस का मतलब होता है घटाना या कम करना, इसलिए इसमें माइनस आएगा और इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये अपना होता है दर्पण सूत्र, जो कि अपने एफ, यू और वी में संबंध को बताता है। ये अपने दर्पण के लिए काम में आता है और वो अपने लेंस के लिए काम में आएगा। दर्पण में परावर्तन होता है, यानी टकरा करके किरणें वापस जाती है, जबकि लेंस में अपवर्तन होता है, जिनके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। तो ये अपना हो जाता है दर्पण सूत्र। अब अपने इसको व्युत्पन्न करना और सीखेंगे कि ये किस टाइप से आया, इसकी व्युत्पत्ति किस टाइप से हुई है। तो उसको प्रूफ करने के लिए, इसका प्रूफ मैं बता रहा हूं, इसको प्रूफ अपने कैसे करेंगे। तो ये मान लेता हूं एक में अवतल दर्पण ले लेता हूं, ये अपना P है, यहां लिख देता हूं ये F, ये C और ये अपना अनंत है। वस्तु जो है वो कहां पर लिख देते हैं अपने, कि C और अनंत के बीच में है, यहाँ पर अपनी वस्तु रखी हुई है। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो किससे जाएगी, अप से जाएगी, और जो अप से होके आती है वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। मैं डायग्राम थोड़ा सही बना देता हूँ। ये अपना एफ है, ठीक है, ये अपना हो जाता है पी यानी ध्रुव। अब आपको ये देखना है, जो मुख्य ये अपनी वस्तु थी ए और बी, जो कहाँ पे रखी हुई है, सी से परे या टू अप से परे कह सकते हैं, या सी और अनंत के बीच में कह सकते हैं। अब अनंत तो देखो परिभाषित होता नहीं है, इसलिए अपने क्या कहेंगे, सी से परे है यानी सी से दूर है। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये अपना सी है। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के जो समांतर आई है वो अप से होके जाएगी, और जो अप से होते हुए आ रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें यहाँ पर मिली है, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब अपना बन जाएगा ए डैश बी डैश। अब अपने को इसके लिए दर्पण सूत्र प्राप्त करना है। तो दर्पण सूत्र प्राप्त करने के लिए अपने क्या करेंगे, एक तो ये जो मैं त्रिभुज आपको दिखा रहा हूं, इस पे ध्यान देना। ये जो अपना त्रिभुज है, एक तो ये त्रिभुज लेंगे, दूसरा ये वाला त्रिभुज, इसको भी अपने यूं गोलाई न मानकर त्रिभुजाकारी माने, ये दोनों अपने ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कोई नाम देता हूं एम, इसको नाम लिख देता हूं कोई एम। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है, पहले मैं ये दोनों त्रिभुज ले रहा हूं, एक तो ये, एक ये नीचे वाला, क्या नाम है इसका, त्रिभुज ए बी एफ, ए बी एफ। वह त्रिभुज इसका नाम क्या हो गया है, एन पी एफ में, एन पी एफ में। अपने को क्या करना है, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए अपने मैथ्स में पढ़ते हैं कि कोई भी दो कोण अगर अपने सिद्ध करते हैं
ठीक है ना, तो वो समरूप हो जाता है, क्योंकि दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण त्रिभुज में अपने आप ही बराबर होता है। तो उस तरीके से अपने सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा अपने भुजाओं के अनुपात को भी बराबर कर सकते हैं। तो इसमें मैं काम में ले रहा हूं दो कोणों को बराबर। तो ये देखो, ये दो त्रिभुज मैंने लिए हैं, अलग से इनका डायग्राम मैं यूं बना देता हूं। ये अपना इस टाइप से है, ये अपना है ए, ये अपना है बी, ये यहां कट रहे हैं किस पर, एफ पर, ये अपना है पी, और इसको अपने यूं गोलाई न मानकर सीधा मान लेना है, और ये मान लिया एन है। ये क्या है अपना, एन है। अब इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप सिद्ध कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं ये लिखूंगा, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण ए एफ बी किसके बराबर होगा, कोण एन एफ पी के। कारण क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी एक दूसरे की तरफ शीर्ष किए हुए। ठीक है, तो ये पहला अपना पॉइंट हो जाता है। दूसरा अपने देखते हैं, ये कोण इसके बराबर है, 90 डिग्री है, यानी समकोण है। तो कोण ए बी एफ बराबर किसके है, कोण एन पी एफ के। कारण क्या लिख देते हैं अपने, समकोण। अब अगर दो कोण बराबर है तो ए नियम से, यानी एंगल एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो त्रिभुज ए बी एफ जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज एन पी एफ के। अब अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। तो उस कंडीशन में लिख सकता हूं, इसकी देखो, इस त्रिभुज का लंब क्या हुआ अपना, ए बी, बट्टे इसका लंब क्या हुआ अपना, पी एन, ए बी बट्टे पी एन, बराबर इसका आधार अपना क्या हुआ है, बी एफ, बट्टे इसका आधार क्या हुआ अपना, पी एफ। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे हमेशा बराबर, इसका लंब बट्टे इसका लंब, और इसका आधार बट्टे इसका आधार, ये अपने बराबर होते हैं। अब अपने चित्र में चलते हैं। अपने चित्र में अपने ये देखते हैं, ए बी तो ये है, दूसरा पी एन, ये पी एन है। अब इस पी एन को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, ए डेस बी डेस के बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। समांतर है तो ये दूरी और ये दूरी भी बराबर रहेगी। तो मैं लिख देता हूं, चूंकि अपना जो पी एन है वो लगभग किसके बराबर है, ए डेस बी डेस के बराबर है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपने, ए डेस बी डेस। ठीक है, तो इसकी जगह अपने लिख देते हैं ए डेस बी डेस। तो फिर मैं यहां लिख देता हूं, इसलिए ए बी बट्टा ए डेस बी डेस बराबर अपना क्या आ जाता है, बी एफ बट्टा पी एफ। ये अपना आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। वापस से देखना, मैंने ये दोनों त्रिभुज लिए, इसके मैंने अलग से चित्र यहाँ पे बनाया है, यहाँ इसलिए बनाया है ताकि उसमें कंफ्यूजन नहीं हो। आपको अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसी में भी लिख सकते हो। इसमें देखें, तो इसमें देखो, ये कोण इस कोण के बराबर है, कारण लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा इसमें ये 90 का, इसमें ये 90 का, कारण क्या लिख दिया, समकोण। अब दो कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे हुए, समरूप। अब अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, बराबर रहता है। तो इसका लंब बट्टे इसका लंब, इसका आधार बट्टे इसका आधार, बराबर रख दिया। अब इस पीएन की जगह, इस पीएन की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए डेस बी डेस लिख दिया। अब जो अभी मैंने जो काम किया है इन दोनों त्रिभुज में, वो का वो काम मुझे इसमें और इस त्रिभुज में भी करना है। इन दोनों त्रिभुजों में मुझे वो सेम काम करना है। तो मैं इसको लिख देता हूं समीकरण नंबर 1। आगे मैं यहां लिख रहा हूं, साइड देखिएगा। दूसरा कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं अपने, त्रिभुज ए डेस बी डेस एफ। त्रिभुज, या मैं चलो इस टाइप से लिख देता हूं, इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज ए डेस बी डेस एफ व त्रिभुज एम पी एफ में, यानी इन दोनों त्रिभुजों ए डेस बी डेस एफ ये बना, और ये ऊपर वाला, इसका डायग्राम मैं अलग से बनाना चाहूं तो इस टाइप से ये अपना डायग्राम बन रहा है। यहां लिख देता हूं एम पी, और ये हो जाता है अपना एफ। इस साइड देखें तो ये अपना है ए डेस और बी डेस। ठीक है,
तो इसके अंदर अपने देखते हैं ये कोण इसके बराबर होगा, कारण क्या लिखेंगे, वही शीर्षाभिमुख कोण। साथ में ये कोण इसके बराबर होगा, सॉरी इसके, कारण क्या लिखेंगे, समकोण। जैसे ही दो कोण बराबर हुए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो मैं लिख सकता हूं इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी कैसे हैं, समरूप है। इसलिए इसका जो लंब है कितना है अपना पीएम बट्टे इसका लंब कितना है ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार कितना है एफ पी बट्टे इसका आधार कितना है एफ बी डैश। इसको अपने लिख देते हैं समीकरण नंबर 2, या फिर यूं लिख देता हूं पहले पीएम की जगह मैं ए बी लिख देता हूं। ये जो पीएम है ये किसके बराबर है, ए बी के। तो इस पीएम की जगह लिख देते हैं अपने, यहाँ लिख देता हूं चूंकि पीएम जो है वो लगभग बराबर किसके है, ए बी के, इसलिए ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर किसके हो गया अपना एफ पी बट्टा एफ बी डैश के, एफ पी बट्टा एफ बी डैश के। ये अपना आ जाता है समीकरण नंबर 2, ये अपना है समीकरण नंबर 1। अब अपने ये देखना है समीकरण 1 और 2 में ये दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हुई, तो ये दोनों ही बराबर होगी। इसका नाम क्या है अपना बी एफ बट्टे पी एफ बराबर किसके होगा एफ पी बट्टे एफ बी डैश के। लेकिन अपने को तो इसमें देखो बी एफ पी एफ इस टाइप से आया है और अपने को क्या चाहिए, यू वी और एफ के रूप में चाहिए। ठीक है, तो यू वी और एफ के रूप में इनको अपने बदलते हैं। इसको बदलने के लिए अगर आप चाहो तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको और आगे करवा सकूं। उसको मैं क्या है मिटाने वाला हूं अब, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बचा है इसलिए। ठीक है, आगे देखिए ये अपना समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये अपना समीकरण नंबर सेकंड था, इन दोनों से अपने ये ले आए हैं। अब आगे देखना इसमें, यहां पर अब मैं चिन्ह नियम लगा रहा हूं, चिन्ह नियम, या फिर पहले मैं इसको ये लिख देता हूं बी एफ। बी एफ देखो कहां से कहां तक है मेरा, ये बी से लेके एफ तक है, लेकिन बी से एफ तक न तो मेरा यू है न वी है न ही एफ है। इसलिए इस बी एफ को मैं क्या लिखूंगा, पूरा क्या है मेरा पी बी माइनस पी बी डैश लिख देता हूँ। इस बी एफ ये था, इतनी दूरी थी, इसको क्या लिखूंगा, पूरा क्या है पी बी माइनस क्या कर देता हूं पी एफ, माइनस क्या लिख दिया पी एफ। ये मेरा आ गया है बी एफ की जगह, बी एफ की जगह पूरा बी बी माइनस पी एफ बट्टे पी एफ पी एफ। पी एफ तो अपने चाहिए क्योंकि फोकस दूरी है, इसको ऐसा वैसा रख दिया। नीचे अपने देखते हैं एफ पी कह दो या पी एफ कह दो एक ही बात है, इसको पी एफ वापस लिख देता हूँ अपॉन में एफ बी डैश ये दूरी है, ये अपने को नहीं चाहिए। अपने को तो ये पूरी में से आगे वाली घटा देता हूँ, ये बच जाएगी। तो पूरा कितना है मेरा पी बी डैश माइनस क्या करना है पी एफ करना है। ठीक है, अब अपने ये पता है कि अपना जो u है, यहाँ पे लिख देता हूँ सभी वैल्यू पी बी, पी से लेकर के बी तक की वैल्यू, ये तो अपने बिंब की दूरी है u है, साथ में दर्पण के लेफ्ट साइड में, इसलिए क्या आएगा माइनस का। दूसरा मैं लिखता हूँ पी बी डैश, ये अपने प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी इस साइड है इसलिए आएगी माइनस में। तीसरा अपना है पी एफ, ये अपने फोकस दूरी है, ये भी कितनी आएगी माइनस में। तो ये तीनों वैल्यू इसमें रख रहा हूं मैं। तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का वी, माइनस का पी एफ की जगह माइनस एफ, एक माइनस पहले से इसलिए प्लस का एफ, अपॉन में माइनस एफ बराबर माइनस एफ अपॉन पी बी डैश की जगह माइनस वी, पी एफ कितना है माइनस एफ, एक माइनस पहले से इसलिए प्लस का एफ। वज्र गुणा करते हैं इनको, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे करना है। पहले माइनस वी को कर रहा हूँ, माइनस वी को माइनस वी से किया वी स्क्वायर, माइनस वी को अब से किया तो प्लस के कितने हो गए अपने, सॉरी यहाँ पर वी है यहाँ पर यू आएगा ना, पी बी तो अपना क्या था यू था, तो यहाँ यू लिख देता हूँ। तो अब देखो यहाँ माइनस इसको करेंगे तो कितना आएगा यू वी, माइनस यू को अब से करेंगे तो माइनस के यू एफ, प्लस एफ को माइनस वी से करेंगे तो माइनस के वी एफ, इसको इससे किया तो प्लस के एफ स्क्वायर बराबर, इनको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हुआ। ठीक है, इधर अपना बच जाता है यू वी और इन दोनों को मैं उस साइड भेज रहा हूँ,
जैसे इन दोनों को उस साइड भेजूंगा, ये हो जाएगा मेरा यू एफ प्लस ये हो जाएगा मेरा वी एफ। अब सभी में यू वी एफ से भाग देने पर भाग देने पर तीनों में भाग दे रहा हूं, यूवी बट्टा बी यूवी एफ बराबर यूएफ बट्टा बी यूवी एफ, ये यू है, और वी एफ बट्टा बी यू वी एफ। अब इसमें देखो यूवी से यूवी कैंसिल हुआ, एक बट्टा एफ बचा, क्या बचा, एक बट्टा एफ बराबर इसमें क्या बचेगा, एक बट्टा वी प्लस एक बट्टा यू। तो ये अपना हो जाता है दर्पण सूत्र। वापस से देखिएगा, यहां तक अपने आ चुका था। अपने बी एफ और एफ पी और पी एफ है, ये तो अपनी फोकस दूरी है, इन दोनों को अपने को चेंज करना है। तो इस बी एफ की जगह मैंने पूरा बी बी लिया और माइनस में पी एफ घटा दिया। इसी तरीके से एफ बी डेस ये दूरी थी, इस दूरी के लिए मैंने पूरा लिया है और पूरे में से आगे वाला ये घटा दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पर चिन्ह नियम लगाया है। चिन्ह नियम के लिए पीबी की जगह माइनस यू, पी बी डेस की जगह माइनस वी और पी एफ की जगह माइनस एफ मुझे रखना था, मैंने रखा। वज्र गुणा किया, ये आ गया, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये दोनों माइनस के हैं, बराबर के उस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। फिर तीनों में यू वी एफ से भाग दे दिया, भाग देते ही अपने क्या आ गया है, दर्पण सूत्र आ गया। तो ये अपना होता है दर्पण सूत्र का सत्यापन। तो वापस से देखना, हमने इसमें क्या किया, हमें पहले ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, दोनों को समरूप सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करके इसका लंब बट्टे इसका लंब, इसका आधार बट्टे, उससे समीकरण एक आ गई। दूसरी बार ये दोनों त्रिभुज लेंगे, सेम वही काम करेंगे, फिर लिखेंगे इसका लंब बट्टे इसका लंब, इसका आधार बट्टे इसका आधार, दूसरी समीकरण आ जाएगी। समीकरण एक और दो दोनों को बराबर रखते ये आ जाएगा। इसमें फिर चिन्ह नियम लगाना, इसमें पहले बी एफ सॉरी एफ बी एफ और एफ बी डेस है, इनको अपने थोड़ा चेंज कर देना है। फिर चिन्ह नियम लगाना है, वज्र गुणा करना है, जो कट रहे हैं उनको काट देना है और लास्ट में यूवीएफ का भाग दे देना है। तो इस टाइप से अपने दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो ये अपने काफी टाइम बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि समरूप सिद्ध करने का तरीका जो मैंने लिया है, जरूरी नहीं है उसी तरीके से आप करो, अन्य तरीकों से भी आप कर सकते हो। क्योंकि समरूप सिद्ध करने के लिए हमें पता है, या तो दो कोण अपने सिद्ध करते हैं, या दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण सिद्ध कर सकते हैं, या दो कोण और एक भुजा का अनुपात के द्वारा भी उसको सिद्ध किया जा सकता है। तो आप उनमें से कौन सी भी मेथड अपने काम में ले सकते हैं। यह मेथड मुझे सही लगा तो मैंने ये काम में लिया है, क्योंकि केवल दो कोण सिद्ध करने थे और दोनों में सेम मेथड लगा। इसके बाद अपने बात करते हैं आवर्धनता के ऊपर, यानी मैग्निफिकेशन के ऊपर, कि आवर्धनता आखिर होती क्या है। तो आवर्धनता का मतलब होता है कि अपना जो प्रतिबिंब बनता है वो इमेज की तुलना में कितना बड़ा या कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा होता है, वही उसकी क्या कहलाती है, आवर्धनता। जैसे कि प्रतिबिंब में ये कहूं कि प्रतिबिंब बिंब से दुगना बन रहा है तो उसकी आवर्धनता 2 हो जाएगी, 3 गुना बड़ा बन रहा है तो आवर्धनता 3 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वो बिंब की तुलना में आधा बन रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आवर्धनता कितनी हो जाती है, अपने आधी हो जाती है। वैसे अपने देखें तो आवर्धनता का सूत्र की बात करें तो आवर्धनता बराबर होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। ठीक है, जैसे ये अपने कोई मैं डायग्राम से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये अपना कोई अवतल दर्पण है, ये एफ है, ये सी है और ये अनंत है। यहाँ पर अपने कोई वस्तु है जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो किससे होके जाएगी, अपने एफ पॉइंट से। दूसरा मैं ये लिख देता हूं, जो कोण आई से आ रही है वो किससे जाएगी, अपने कोण आर से। ये आई और आर दोनों बराबर होंगे और ये दोनों अपने यहाँ पर मिल जाते हैं और इसका प्रतिबिंब अपने यहाँ बन जाता है। जरूरी नहीं आप इसी नियम से करो, दूसरे नियम से भी आप कर सकते हो इसको, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो कोण आई किसके बराबर है, कोण आर के है, इस टाइप से आपको दे रखा है। अब आवर्धनता क्या होती है, बिंब की ऊंचाई, यहाँ बिंब में लिख देता हूं एच है और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, एच डेस। तो आवर्धनता का अपना सूत्र क्या लिख सकते हैं, एच डेस बट्टे एच होता है, एच डेस बट्टे एच होता है। अब मैं ये कह दूं कि ये मेरा बिंब है, ये तो 4 मीटर ऊंचाई का है और इसकी ऊंचाई मेरी इसके आधी हो गई है, मतलब ये 4 था और ये 2 मीटर ही बचा है। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आएगा, ऊपर कितना है अपने
प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब कितना है 2, बिंब कितना है 4, कटकर कितना आएगा 1/2। तो आवर्धनता अपनी कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। आवर्धनता कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो इस कंडीशन में अपने देखो आवर्धनता से क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। पहली बात अगर मैं ये करूं कि आवर्धनता अगर एक है, आवर्धनता कितनी है, एक है। एक होने का मतलब यहाँ पर एक कब आ सकता है, जब ये दोनों बराबर हो। बराबर होने पर ही कटकर एक आ सकता है। कहने का मतलब अगर आवर्धनता एक हुई, उस कंडीशन में प्रतिबिंब और बिंब की साइज क्या रहेगी, समान। मैं लिख देता हूं, यहाँ साइज लिख देता हूं, आकार समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। दूसरा अपने बात करते हैं, अगर वो एक से बड़ी हो, एक से बड़ी हो जाए तो आकार क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। बिंब की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। जैसे अपने बात करते हैं कि वस्तु तो अपनी 2 मीटर की है और प्रतिबिंब अपना जो उसमें 6 मीटर का बन रहा है। वस्तु कितने की है, 2 मीटर की, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, यानी 6 मीटर बन रहा है। तो आवर्धनता कितनी होगी, ऊपर तो आएगा प्रतिबिंब, नीचे आएगा बिंब की ऊंचाई, कटकर कितना आया 3। तो आवर्धनता 3 हो गई, यानी वो दर्पण किसी चीज को 3 गुना बढ़ा करके दिखा रहा है। तो ये देखो आवर्धनता अगर एक से बड़ी हुई तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा। इसी तरीके से बात करते हैं, आवर्धनता अगर एक से छोटी हो, आवर्धनता क्या हो, एक से छोटी हो, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। एक से छोटी का मतलब माइनस में नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में। तो मैं इसको एक न लिखकर मापांक एक लिख देता हूं। मापांक का मतलब अपने पॉजिटिव लेने का। अब ये तो बात हुई, देखो मैंने यहाँ मापांक लगाया, मापांक का मतलब क्या होता है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, माइनस में नहीं लेनी है। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर इसके बारे में बात करूं तो एच डेस अपॉन एच है, रियल में एच डेस अपॉन एच ना होकर कितना है, ये ऊपर है इसलिए ये एच है, नीचे वाला क्या है, माइनस का एच डेस है। इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। पहले अपने ये देखना है, अगर जितना भी आवर्धनता आपको दे रखी है एक है तो समान रहेगा, एक से बड़ी है तो बड़ा होगा और एक से छोटी है तो छोटा रहेगा। अब अपने देखते हैं प्लस और माइनस में, अगर आवर्धनता पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा। और अगर आवर्धनता नेगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब इनके एग्जाम्पल से इनको अपने थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। एग्जाम्पल के जरिए अगर देखना चाहें तो आवर्धनता अपने को बहुत सी बातें बताती है। जैसे मैं लिख देता हूं, किसी वस्तु की आवर्धनता -5 है। कितनी है, -5 है। तो सबसे पहले अपने ये देखना है, केवल पॉजिटिव वाले को ध्यान रखना है, 5 है, 5 एक से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। माइनस है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, अपना उल्टा बन रहा है। और आपको ध्यान रखना है, जो भी उल्टा हो वो कैसा होता है, वास्तविक। तो प्रतिबिंब कैसा हो बन रहा है, बड़ा, उल्टा और वास्तविक। ठीक है ना। तो 5 होने की वजह से बड़ा, और बड़े के बारे में पूछे कितना बड़ा बन रहा है तो अपने लिखेंगे 5 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है ना। वस्तु अगर 2 मीटर की है तो प्रतिबिंब 10 मीटर का बनेगा, तो 5 गुना बड़ा बन रहा है। साथ में यहाँ पर माइनस की वजह से कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और साथ में यहाँ पर उल्टा है इसलिए कैसा हो गया, वास्तविक। अब आपको ध्यान ये रखना है, -5 को आप एक से छोटा नहीं मानोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर मापांक का चिन्ह लगाया, मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। तो फिर ये आता है एक से छोटा होंगे कौन से, जैसे मैं ये लिख दूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2, यानी आधा लिखा है। ठीक है, या 1/4, तो ये एक से छोटा हो गया। अब ये चूंकि ये एक से छोटा है, यहाँ लिख देता हूं 1/2 जो है वो एक से छोटा है। अब छोटा होने की वजह से क्या बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा बनेगा। साथ में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। और जो भी सीधा होता है वो अपना कैसा बनता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। तो इस टाइप से आवर्धनता जो है अपने प्रतिबिंब की प्रकृति बताने में अपने को बहुत ही सहायता करती है। तो ये अपने आवर्धनता हो जाती है। वैसे अपने देखें तो आवर्धनता के बारे में ये भी लिख सकते हैं, आवर्धनता इज इक्वल टू, इसको मैं उसी डायग्राम से समझा देता हूँ वापस से, इतना अगर आपके शायद आ गया होगा समझ में, इसको मिटा रहा हूं मैं। आवर्धनता का ये तो सूत्र अपना हुआ है एच और एच डैश के रूप में, लेकिन अपने मुख्यतः एच और एच डैश न देकर के दूरियां दी होती है, मतलब यू वी और एफ दिया होता है। अपने जितने भी लेंस और दर्पण पढ़ेंगे उनमें जितने भी सूत्र आएंगे सभी को अपने यू वी और एफ के रूप में जो है वो प्रदर्शित कर देंगे। तो आवर्धनता को अगर मैं देखूं तो अभी हमने डायग्राम बनाया था, मैंने मिटो दिया, वापस से बनाता हूं मैं।
यहाँ पर लिख देता हूँ, ये P है, ये F, ये C, ये अनंत कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो किससे जाएगी अपनी F से। दूसरा आप F से बना देता हूँ, चलो मैं, आपकी बुक में क्या है, कोण I बराबर कोण R से बनाया हुआ है, आप उससे चाहो तो उससे बना सकते हो। चलो मैं भी उसी से बना देता हूँ, ये लिख देता हूँ, कोण I बराबर होगा कोण R, इसी कोण से वापस ये जाएगी, ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए, ये I है, ये R है, ये दोनों कोण यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये अपना ए बी था, इसका प्रतिबिंब क्या बन गया अपना ए डेस बी डेस। और अभी हमने इनके बारे में जो है वो सिद्ध किया था पीछे वाले में, तो उस कंडीशन में अपने ये देख सकते हैं, ए बी बट्टा ए डेस बी डेस बराबर इसका आधार, और इसका आधार देख रहा हूं मैं, इसका आधार कितना है, देखो मैं कौन कौन से त्रिभुज ले रहा हूं पहले ये देखना। एक तो मैं ये त्रिभुज ले रहा हूं, ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूं, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज बी डेस, सॉरी यहाँ पर ए डेस आएगा, यहाँ बी डेस होगा, तो ए डेस बी डेस पी में ये दो त्रिभुज मैंने लिए हैं, अलग से इनका डायग्राम यूं बना देता हूँ। एक त्रिभुज तो मेरा ये है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पी है। दूसरा मेरा ये मेरा ए डेस है, ये मेरा बी डेस है, और ये पी है, यानी एक तो ये त्रिभुज अपना हो गया, एक ये हो गया, ये कोण अपना आई है, ये कोण अपना आर है। इन दोनों को अपने को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए वही तरीका, कोई भी दो कोण आप बराबर सिद्ध कर दो। दो कोण सिद्ध करने के लिए इस कोण को इसके बराबर लिख देते हैं, कोण आई किसके बराबर है, कोण आर के। क्यों बराबर है, क्योंकि परावर्तन के नियम है, ये तो परावर्तन का नियम है कि कोण आई हमेशा ही किसके बराबर होता है, कोण आर के। दूसरा अपने ये दोनों कोण बराबर लिख देते हैं, तो कोण ए बी पी बराबर किसके है, कोण ए डेस बी डेस पी के, कारण क्या लिख देते हैं अपने, समकोण। अब दो कोण बराबर है तो वही ए नियम से दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी पी समरूप होंगे, ये समरूप का साइन है, त्रिभुज ए डेस बी डेस पी के। अब समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अतः मैं लिख सकता हूं इसका लंब कितना है अपना ए बी बट्टे इसका लंब कितना है ए डेस बी डेस बराबर इसका आधार कितना है अपना पी बी, और इसका आधार कितना है पी डेस पी बी डेस, ये अपने बराबर होगा। अब चिन्ह नियम लगाता हूं मैं, चिन्ह नियम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये जो ए बी है ये तो अपना है एच, तो ए बी मुख्य अक्ष से ऊपर है इसलिए एच रखना है, ए डेस बी डेस है ये अपना एच डेस है, लेकिन मुख्य अक्ष से नीचे इसलिए इसको माइनस में रखना है। फिर मैं लिख देता हूँ पी बी अपने बिंब की दूरी यू है, दर्पण से इस साइड है लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस, और पी बी डेस ये हो जाएगा माइनस का वी, ये सारे मान इसमें रखता हूँ, तो यहाँ पर एच बट्टा माइनस एच डेस बराबर माइनस यू बट्टा माइनस वी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इस माइनस को उस साइड भेज देता हूं, तो अपने एच बट्टा एच डेस बराबर कितना हो गया माइनस का u बट्टा वी, माइनस का मैं लिख देता हूं u बट्टे में क्या आ गया है v, ठीक है, तो माइनस का u बट्टे v। अब h डेस को अपने उस साइड भेज रहे हैं, ये अपना h अपॉन h डेस है, ये तो अपने आवर्धनता होती है, ये क्या होती है अपने आवर्धनता, तो इस कंडीशन में आवर्धनता यही होती है क्या, नहीं होती है, h डेस ऊपर चाहिए अपने को, h डेस क्या चाहिए ऊपर चाहिए, तो इसको मैं चेंज करूंगा, चेंज करते ही क्या बनेगा अपना, यहाँ दिख जाएगा क्या, चलो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इस साइड देखना, जैसे दोनों साइड चेंज करूंगा तो h डेस अपॉन h अपना क्या बन जाएगा माइनस का v बट्टे u। अब h डेस अपॉन h तो अपना क्या है आवर्धनता है, इसलिए आवर्धनता का दूसरा सूत्र अपना क्या बन जाता है माइनस का v बट्टे u। तो ये दो सूत्र अपने आवर्धनता के होते हैं। वापस से देखिएगा, ये हमने डायग्राम लिया, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, दोनों को समरूप सिद्ध करने के लिए दो कोण बराबर सिद्ध करने, पहला कोण आई बराबर है आर के परावर्तन के नियम से, दूसरा ये दोनों बराबर हैं समकोण त्रिभुज। अब चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, तो इसका लंब हो गया ए बी, इसका लंब है ए डेस बी डेस, तो ए बी बट्टा ए डेस बी डेस बराबर इसका आधार है पी बी बट्टे पी बी डेस के बराबर होगा। अब चिन्ह नियम लगाते हैं, तो ए बी की जगह एच, ए डेस बी डेस मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए माइनस में, u और v दोनों इस साइड है, u तो अपना है बिंब की दूरी pb बराबर u के है लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस, pb डेस प्रतिबिंब की दूरी है ये भी माइनस, ये सारे मान जो इसमें रखा, माइनस से माइनस कैंसिल हुए, इस माइनस को उस साइड भेज दिया, तो h बट्टा h डेस हो गया माइनस v बट्टे u,
लेकिन अपने को तो ऊपर एच डैश चाहिए, तो दोनों को हमने उल्टा किया। जैसे ही दोनों को उल्टा किया तो एच डैश अपॉन एच कितना आ गया अपना, माइनस का वी बट्टे यू। अब एच डैश अपॉन एच जो है ये अपना कितना आ गया, माइनस का वी बट्टे यू। तो आवर्धनता के दो सूत्र अपने हो गए हैं, एच डैश बट्टा एच भी हो गया, माइनस के वी बट्टा यू भी आ गया। अब आवर्धनता की परिभाषा को अपने इससे भी लिख सकते हैं कि आवर्धनता किसे कहते हैं। तो देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोनों का क्या है, ये अनुपात है। बट्टे का मतलब अनुपात। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही अपने क्या कहेंगे, आवर्धनता कहते हैं। नेक्स्ट बात ये आती है कि आवर्धनता का मात्रक क्या होगा, किसमें मापेंगे। तो अपने ये देखते हैं आवर्धनता में ऊपर भी ऊंचाई है, नीचे भी ऊंचाई है। ऊंचाई का मात्रक मीटर, इसका मात्रक भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये एक मात्रकहीन राशि है। ये केवल एक संख्यात्मक मान होता है, केवल इसमें मान आता है, कोई मात्रक नहीं आता है। तो ये अपना हो जाता है आवर्धनता। इसके बाद अपने बात करते हैं अपवर्तन के ऊपर। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। क्या होता है अपवर्तन, इसके बारे में अब अपने आगे चर्चा करते हैं। तो अपना अगला टॉपिक क्या रहेगा, अपवर्तन। तो अपवर्तन के अंदर अपवर्तन को समझाने से पहले मैं आपको एक प्रयोग ये बता देता हूँ। ये मान लिया ये कोई एक कांच की सिल्ली है। क्या है अपने, एक कांच की सिल्ली है। ये कांच है, इसकी मोटाई इतनी है, मतलब इतना मोटा एक कांच है, ठीक है ना। ये कांच की सिल्ली है इतनी मोटी, ऊपर से लाइट आ रही है, नीचे से निकल रही है। अब किसी ने इस पर लेजर लाइट से यूं रोशनी डाली। अब यूं रोशनी डाली तो ये रोशनी यहां से निकलनी चाहिए थी, ठीक है ना। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रकाश जो होता है वो तो सदैव सीधी रेखा में चलता है, यानी अपने आप मुड़ता नहीं है। अगर प्रकाश नहीं मुड़ता है तो उस कंडीशन में ये लेजर लाइट से जो रोशनी डाली गई है वो यहाँ से प्रवेश की है, तो इसी के सीध में यहाँ से निकलनी चाहिए थी। लेकिन रियल में अपने देखते हैं यहाँ से न निकल कर ये थोड़ा सा इधर से निकल रही है, इस टाइप से ये निकल जाती है, ठीक है। मतलब निकलनी यहाँ से चाहिए थी, थोड़ा इधर से निकल रही है। तो इस कंडीशन में अपने क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो लाइट थोड़ी सी मुड़ी है। इसके अंदर लाइट क्या हुई है, मुड़ी है, क्योंकि अगर वो नहीं मुड़ती तो यहाँ से निकलती। तो यहाँ पर अपने ये कह सकते हैं यहाँ से प्रवेश किया, यहाँ से निकली है, तो इसके अंदर लाइट जो है वो यूं चली है और यहाँ से वो वापस निकल गई है। तो इस टाइप से लाइट का जो मुड़ना है, यानी प्रकाश का अपने पथ से विचलित होना है, वही क्या कहलाता है, अपना अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। अब ये अपवर्तन क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है। तो उसके लिए अपने ये देखते हैं कि इस कांच के ऊपर, यानी यहां लिख देता हूं मैं, यहाँ पर अपना क्या है, वायु है, बीच में क्या है, कांच है, और नीचे वापस क्या है, वायु है। अब यहाँ पर प्रकाश देखो दो बार मुड़ा है। एक बार तो इस पॉइंट पे मुड़ा है, जाना इधर चाहिए था और थोड़ा इस साइड मुड़ा है। दूसरी बार यहाँ मुड़ा है, यहाँ से अगर सीधे देखे तो यहाँ निकलना चाहिए था, लेकिन थोड़ा उस साइड मुड़ गया, ठीक है। वापस से देखना, यहाँ से जा रहा था, इधर जाना चाहिए था। एक बार तो इस पॉइंट पे मुड़ा है, एक बार इस पॉइंट पे मुड़ा है। तो अपने क्या कहेंगे, इसका अपवर्तन कितनी बार हुआ है, दो बार। कितनी बार अपवर्तन हुआ है, दो बार। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या है, वायु, यहाँ पर क्या है, कांच। जब तक प्रकाश वायु में चल रहा है, यानी एक ही माध्यम में चल रहा है, तो वो मुड़ेगा नहीं, सीधे चलता जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वायु से किस में आया, कांच में आया, तो वो मुड़ गया। मुड़ने के बाद वो कांच में चल रहा है, यानी एक ही माध्यम में चल रहा है, तो वापस सीधे चलेगा, बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। और यहाँ पर वापस से इसका माध्यम चेंज हुआ, तो उस कंडीशन में ये वापस मुड़ गया। यानी दो बार इसका माध्यम चेंज हुआ और दो बार ये मुड़ गया है। यानी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब माध्यम भी कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पारदर्शी नहीं होगा तो उस कंडीशन में प्रकाश अंदर जाएगा ही नहीं, वहीं से टकरा के वापस चला जाएगा। तो माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। यानी अगर कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को अपने क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब वापस से वही कि विचलित एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो ये विचलित क्यों हुआ, तो उसके पीछे हमने बात करते हैं प्रकाश के वेग के कारण। प्रकाश के वेग में परिवर्तन। हमने स्टार्टिंग में जब प्रकाश के वेग के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको यह बताया था कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहां पर अपने जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश आता है, तो उस कंडीशन में प्रकाश के
वेग में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? वेग में। अब वेग में परिवर्तन होने के कारण ही वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो इस तरीके से अपने इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। माध्यम कैसा? पारदर्शी। और जो है पथ क्या हो रहा है? विचलित हो रहा है। क्यों हो रहा है? प्रकाश के वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो अपने लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण जो है वह अपने पथ से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है। इस प्रकार मुड़ना या अपने पथ से विचलित होना क्या कहलाता है? अपना अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपना अपवर्तन कहलाता है। अब ये तो अपने अपवर्तन की परिभाषा हुई। अब परिभाषा मैं आपको इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखवाने में अपना टाइम ज्यादा लगेगा। साथ में आपको मैं सीधे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जल्दी मैं आपको इस जैसे ही अपना लेसन कंप्लीट होगा, लेसन कंप्लीट होते ही इस पूरे लेसन की आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवा दी जाएगी, जो कि एक नोट्स के रूप में अपने डीएम कोचिंग क्लासेस की होगी। तो उसको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए मैं लिखवाने का काम कम और समझाने का ज्यादा कर रहा हूँ। तो ये अपना हो चुका है। इसके बाद अपने बात करते हैं, ये जो माध्यम होते हैं, माध्यम अपने दो टाइप के पढ़ेंगे। एक तो होता है सघन माध्यम। कैसा माध्यम? सघन। दूसरा कैसा होता है? विरल। ये दोनों एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में देखे जाते हैं। मतलब अपने किसी माध्यम के लिए ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा सघन ही रहेगा या ये हमेशा विरल ही रहेगा। अपने दो माध्यम लेंगे, दोनों को तुलनात्मक रूप में देखेंगे कि दोनों में से कौन सा एक सघन है और दूसरा क्या है? विरल है। सघन का मतलब होता है जिसमें कण जो है वो पास पास में होते हैं, और विरल का मतलब जिसमें कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। जैसे मैं बात करूं वायु और कांच में, मैं तीन बात कर रहा हूं। पहले मैं बात करता हूं वायु और जल में, दूसरा बात करता हूं मैं वायु और कांच में, वायु और कांच में, और तीसरा अपने बात करते हैं जल और कांच में। पहले वायु और जल की बात करें तो वायु कैसा माध्यम है? गैसीय माध्यम। जल कैसा है? द्रव माध्यम है। हमें पता है द्रव की तुलना में वायु में अणु दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण ये वायु कैसा माध्यम बना? अपना विरल। और जल कैसा हुआ? अपना सघन। यानी इन दोनों में अगर देखें तो वायु विरल माध्यम है और जल कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है, क्योंकि वायु में कण जो है वो दूर दूर होते हैं, जबकि जल द्रव है, द्रव में जो है गैस की तुलना में थोड़े पास में होते हैं। दूसरा अपना देखते हैं वायु और कांच में, तो वायु में कण दूर दूर है इसलिए ये कैसा हुआ? विरल। जबकि कांच में पास पास में, ये कैसा हुआ? सघन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायु विरल है जल सघन है, इसका मतलब वायु हमेशा ही विरल रहेगी और जल हमेशा सघन ही रहता है, जरूरी नहीं है। जैसे कि इसमें देखते हैं, यहाँ पर अपने देखते हैं जल और कांच में, जल द्रव है, कांच ठोस है। तो जल में ठोस की तुलना में अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए ये तो हो गया विरल। और कांच में ज्यादा पास में होते हैं जल की तुलना में, अतः ये कैसा हो गया? सघन। तो यहाँ तो अपने देखते हैं जल किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? विरल माध्यम की भांति। यहाँ अपने देखते हैं किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? सघन माध्यम की भांति। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी माध्यम हमेशा के लिए सघन या विरल नहीं होता है। अपने सघन या विरल देखने के लिए दोनों माध्यमों में तुलना करते हैं कि दोनों में से में जिसमें अणु ज्यादा पास पास में है वो सघन होगा, और जिसमें अणु दूर दूर है वो कैसा होगा? अपना विरल माध्यम होगा। वो कैसा होगा? विरल माध्यम। अब सघन से विरल में जाने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विरल से सघन में आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर अपने थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसके लिए आपको इसी को देखना है। इसको मैं मिटा देता हूं। डायग्राम अपना यही डायग्राम आपको याद रखना है, इसी डायग्राम के चलते आप ये चीजें भी समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पर एक अभिलंब बना देता हूँ। अभिलंब मतलब 90 डिग्री का कोण ऊपर की ओर, ये अपना अभिलंब है। और यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर अभिलंब इस टाइप से अपना जा रहा है। ये मैंने दो अभिलंब बनाए हैं। अब यहाँ पर देखना है, पहले मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। यहाँ पर वायु से किस में आ रहा है? वो कांच में आ रहा है। वायु यानी कैसा माध्यम होगा? विरल। विरल से प्रकाश किस में आ रहा है? कांच में। यानी किस में जा रहा है? सघन में। विरल से किस में आ रहा है? सघन में। अब जब विरल से सघन में आ रहा है, ये देखो विरल से किस में आ रहा है? सघन में। जाना इधर चाहिए था लेकिन गया इस साइड है, थोड़ा सा इधर मुड़ गया है। जाना इधर चाहिए था, थोड़ा सा इधर मुड़ गया है।
मतलब अभिलंब की ओर मुड़ा है। क्या हो गया है ये? अभिलंब की ओर मुड़ता है। किसमें मुड़ता है? अभिलंब की ओर या अभिलंब की तरफ मुड़ता है। अभिलंब की ओर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। ये यहाँ था, अभिलंब यहाँ पर है, तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा मुड़ गया है। ये क्या हो गया है? थोड़ा सा अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। ये अपना पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर अपने देखते हैं। यहाँ पर ये कांच से किस में आ रहा है? वायु में। पहले क्या है अपना? कांच। कांच यानी कैसा माध्यम? सघन माध्यम। इससे किस में आया? वायु में। वायु कैसा माध्यम है अपना? विरल माध्यम। यानी प्रकाश किससे किस में आ रहा है? सघन से विरल में। सघन से विरल में आ रहा है तो जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन ये गया किस साइड है? इस साइड। अभिलंब तो यहाँ है, अभिलंब से क्या हो रहा है? ये दूर हट रहा है। तो उस कंडीशन में अपने क्या लिख देते हैं? अगर प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है अपने? अभिलंब से दूर हटती है। क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती है। तो इसी डायग्राम से अपने देख सकते हैं। वापस से देखना, पहले यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर वायु से कांच में आ रही है, यानी विरल से सघन में जा रही है। तो उस कंडीशन में जानी इधर से थोड़ी सी इधर मुड़ गई है, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ गई है। दूसरे में अपने देखते हैं कांच से वायु में। इस पॉइंट पर कांच से किस में आई है? वायु में। जानी यूं चाहिए थी, थोड़ा सा उधर मुड़ गई है, मतलब वो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये अपने हो जाता है कि सघन से विरल में जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विरल से सघन में आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद अपने बात करते हैं अपवर्तन के नियम के ऊपर। नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या ले लेते हैं अपने? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम के अंतर्गत अपने बात करते हैं। अपवर्तन का जो पहला नियम है वो तो अपने परावर्तन के नियम की तरह ही है। परावर्तन का नियम क्या था? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें अपने बात करेंगे आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये आपतित अपवर्तित क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो इसमें तो देखो 2 बार अपवर्तन हो रहा था। अब मैं ऐसा चित्र बनाता हूँ जिसमें एक बार ही अपवर्तन हो। ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, मैं कह देता हूँ इसके नीचे तो कांच है, ऊपर क्या है अपने? वायु है। प्रकाश किरण यूं आई और इधर मुड़ जाएगी, वो जानी इधर चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा ये अपना अभिलंब है, अभिलंब की तरफ वो मुड़ जाती। ये अपना क्या है? अभिलंब। तो जो उसमें था उसी टाइप से होगा। ये जो आने वाली किरण है इसका नाम क्या होता है अपना? आपतित किरण। और जो अपवर्तन के पश्चात जो जा रही है ये, उसमें परावर्तन में क्या हो रहा था? टकरा के वापस जा रही थी, यानी परावर्तन हो रहा था, तो उसका हमने नाम दिया परावर्तित किरण। यहाँ पर टकरा के वापस नहीं जा रही है, कांच के अंदर जा रही है, यानी अपवर्तित हो रही है। तो इस किरण का नाम क्या हो गया है? अपवर्तित किरण। और ये अपना क्या होता है? अभिलंब। उसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, कोण आई होता है, जिसको हमने नाम दिया था आपतन कोण। मैं लिख देता हूं, ये कौन सा कोण है अपना? आपतन कोण, जिसको अपने कोण आई लिखते हैं। और उसमें परावर्तित किरण था, इसमें अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये आर लिख देता हूं, इसका नाम क्या हो जाएगा अपने? अपवर्तन कोण। क्या नाम हो जाएगा? अपवर्तन कोण। उसमें परावर्तन था, इसमें क्या नाम हो जाएगा? अपवर्तन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसमें परावर्तन में पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसमें आपतित और अभिलंब तो है, लेकिन परावर्तित की जगह कौन सी किरण हो गई है? अपवर्तित किरण। तो इसका पहला नियम क्या बन जाता है? पहला नियम अपना हो जाएगा कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, और सॉरी परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपना हो जाता है अपवर्तन का पहला नियम, ठीक है। अब अपवर्तन का दूसरा नियम। तो पहले परावर्तन का दूसरा नियम अपना क्या था? कि कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने देखते हैं ये ज्यादा है, ये कम है, ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब इसमें बराबर वाला नियम नहीं लगेगा। तो इसमें क्या लगता है? तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्नेल। क्या नाम था? स्नेल। तो इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं या अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। ये क्या है? इन्होंने कहा कि साइन आई बट्टे साइन आर, आई जहां पर आपतन कोण है
आर अपवर्तन कोण है, इन दोनों का अनुपात जो है हमेशा नियत रहता है और वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसको μ21 लिख देता हूं मैं, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसके ये बराबर होता है। ठीक है, अब इसको अपने परिभाषा के रूप में बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे, तो आपको ये देखना है आई क्या चीज है, आई अपना है आपतन कोण, कौन सा कोण है, आपतन कोण। ठीक है, आर अपना कैसा कोण है, अपवर्तन कोण। और ये जो साइन होता है, साइन को अपने हिंदी में बोलते हैं ज्या, क्या बोलते हैं, ज्या। आपको ध्यान रखना है, साइन को ज्या कहते हैं, कोस को कोज्या कहते हैं, टेन को स्पर्श ज्या कहते हैं, इस टाइप से इनके हिंदी में भी नाम है। तो हिंदी में साइन को क्या कहा गया, ज्या, आई को क्या कहा गया, आपतन कोण। तो उस कंडीशन में ये जो साइन आई है, साइन आई, इसको अपने क्या बोलेंगे, आपतन कोण की ज्या। ठीक है, ये किसकी ज्या हो गई है, आपतन कोण की ज्या, यानी आई का साइन है इसलिए आपतन कोण की ज्या। इसी टाइप से अगर मैं ये लिखूं साइन आर, तो साइन आर क्या हो जाएगा, ये आपतन कोण की ज्या थी, इस बार आपतन कोण की जगह कौन सा कोण आ गया है, अपवर्तन कोण। तो इसको क्या लिखेंगे, अपवर्तन कोण की ज्या। ये किसकी ज्या हो गई है, अपने अपवर्तन कोण की ज्या। फिर अपने बीच में साइन किसका है, बट्टे का। बट्टे का जो साइन होता है उसको अपने क्या कहते हैं, अनुपात। बट्टे के साइन को क्या लिखते हैं, अनुपात। तो इस टाइप से अपनी परिभाषा क्या बन जाती है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है और वह माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। नियत का मतलब जो बदलता नहीं है, फिक्स रहता है। तो ये अपना हो जाता है स्नेल का नियम। वापस से सुनना, स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है और यह माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब ये अपवर्तनांक क्या चीज होती है उसके बारे में अपने अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज जो भी हमने पढ़ा है, मैं यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर से देखें और इसके नोट्स आप खुद भी तैयार करते रहें और अन्य लोगों के साथ भी ये क्लासेस आप शेयर करें ताकि उनको भी इन फ्री ऑनलाइन क्लासेस का फायदा हो सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इसी के साथ ही धन्यवाद।